अलग झंडा है, क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन? अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए। ब्रेक के बाद हम फिर एक बार संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं इंद्रेश कुमार, उनसे बात करते हैं और इस बार बात करते हैं हम टेररिज्म के ऊपर। एक शब्द उभरा बीच में, हिंदू टेररिज्म, कैसा देखते हैं आप और सबसे ज्यादा आज उसके आप पर आई? ऐसा है कि भगवा हिंदू ऐसे टेररिज्म को नाम देना, जिन्होंने दिया वो सब भगवा के उपासक और हिंदू हैं। इस मीन्स वो सही कहीं ना कहीं कल्प्रिट थे और उन्होंने अपने अज्ञान, मूर्खता, अपराध और षड्यंत्र को संघ और संघ के अधिकारियों को साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे। और इसलिए यानी मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर्स इस बात को सिद्ध करते हैं। इट वाज एन स्पेशली डिजाइंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। इसलिए एनआईए को भी आखिर में कहना पड़ा कि एक सबूत नहीं मिला कि हम जांच भी कर सके, पूछताछ भी कर सके। परंतु इसका एक दुखद पहलू भयानक है। इन विस्फोटों में जो कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी, उसने पहले सबसे सिम्मी को कसूरवार बनाया। सिम्मी को कसूरवार बनाकर फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई। फिर उन्होंने तीसरी मुस्लिम एजेंसी लश्कर तौबा पर उंगली उठाई। चौथी उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन पर उठाई। लश्कर तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिबंधित भी करवाया। मैंने पूछा भारत सरकार से, विस्फोट की है और आपने 4 मुस्लिम एजेंसियों को कसूरवार बनाकर और सैकड़ों मुसलमान आपने जेल में डाल दिए हैं। आखिरकार कोई एक ही एजेंसी तो होगी जिसने किया और करवाया होगा, या इन सब की युति होगी तो हुआ होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही विस्फोट, एक ही दिन, एक ही स्थान, समय, एक ही तरह का सामान और 4 एजेंसियां उसको कर रही हैं। उसके बाद कर्नल पुरोहित पकड़े गए जो भारत सरकार की सेवा में थे। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी इन सब विस्फोटों में वो करवा रहे थे वो भारत सरकार के इशारे पर और उनकी योजना से कर रहे थे। तो इसका अर्थ ही हो गया कि फिर भारत सरकार भी कहीं ना कहीं, उनकी कुछ एजेंसियां, कुछ लोग इसमें हो गए। फिर उन्होंने पकड़ लिए असीमानंद, प्रज्ञा आदि आदि, और जिस पर से उन्होंने आरोप उछालना शुरू किया, जिसमें वो पूरी तरह से असफल ही नहीं हुए हैं और वो पूरी तरह से उनकी पिटाई हुई है। तो इसलिए यह जिन्होंने किया, तो मैं प्रारंभ से बोलता था, पहली बात, इट इज एन ग्रैंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। नंबर 2, जिन्होंने भगवा और हिंदू को आतंक कहा, जिन्होंने इसको लिखा, जो इसको बोलते हैं, वो सब पाप और अपराध कर रहे हैं। वो एक किस्म से भगवान सूर्य से लेकर अपने गुरुदेव तक, तिरंगे झंडे से लेकर संत महात्मा तक, तथा गद बुद्ध से लेकर महावीर तक, सबको एक किस्म से अपमान कर रहे हैं। और जो राजनीतिक द्वेष में इतना अनैतिक होकर गिर जाएगा, उसको कभी ना कभी अपने पाप और अपराध की सजा भुगतनी ही होगी। और इसलिए मैं मीडिया के लोगों को भी कहता था, आप सरकार से जब खबर देते हैं तो आप भगवा, हिंदू, संघ, इंद्रेश जी, जब इनके चरित्र को अच्छे से जानते हैं तो इसको लिखने से पहले पक्का कर लीजिए कि आप प्रमाण दीजिए तो लिखा जाएगा। पर देश का दुर्भाग्य था कि शायद पाप का घड़ा भरना था और अपराध का घड़ा भरना था, इसलिए उन्होंने, मजबूरियां रही होंगी, सरकार ने कहा इसलिए लिखा। पर मैं उनको कहता था जरूर कि एक दिन आएगा जब आपको भी प्रायश्चित होगा कि हमने इस सरकारी गंदगी को और षड्यंत्र को परोसने का काम क्यों किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, परंतु उनकी मजबूरी थी, क्योंकि मालिक अगर कहेगा तो उनको लिखना पड़ेगा, सरकार कहेगी तो लिखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आतंकवाद के नाम पर निर्दोष मुस्लिम समुदाय के लोग जो पकड़े गए हैं, अगर उनके बारे में, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका प्रश्न कम्युनल है। कम्युनल प्रश्न नहीं करने चाहिए, राष्ट्रीय और मानवीय परिप्रेक्ष्य में प्रश्न करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, पहली बात है कि सरकार के जो अफसर
और जो पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो चंद लोगों को और देश को गुमराह करके उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए मेरा पहला काम है द सैड पॉलिटिशियंस एंड सैड ब्यूरोक्रेट्स, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए ताकि देश में आगे कोई ऐसा खिलवाड़ ना करे। दूसरी बात, जो जनता है, आज सरकार को चाहिए कि एजेंसियों को वो अपने प्रमाण दे। आज जो भी लोग पकड़कर जेल में रखे हुए हैं, जब 4-4, 5-5, 6-6 साल से आप चार्जशीट नहीं लगा सके, अकबरुद्दीन को आप बेल दे देते हैं, आजम खान को आप बेल दे देते हैं, आप संजय दत्त को बेल देते हैं, आप लालू को बेल कर देते हैं, इन सबको क्यों जेल में रखा हुआ है? चाहे ये हिंदू हैं चाहे मुसलमान, ये जो भी हैं ये सब छोड़े जाने चाहिए और इनके ऊपर जो भी कानून से कार्रवाई है वो हो। मैं उनको कहता था कि अगर आप में दम है तो आप सीधा कोर्ट लगाइए और जो भी आपने फाइंडिंग की है, होम सेक्रेटरी है कि प्राइम मिनिस्टर दफ्तर का आदमी है, एनआईए चीफ है कि सीबीआई चीफ है, एटीएस चीफ है, आईबी चीफ है, आप भी प्रश्न पूछिए, हम भी प्रश्न पूछेंगे, देश की जनता निर्णय कर लेगी ठीक कौन है, गलत कौन है, सच कौन है, झूठ कौन है। परंतु वो इस तरफ नहीं बढ़े, केवल और मीडिया में से कुछ लोगों को यूज करके उन्होंने ये सोचा कि वह बदनाम करके और किसी के चरित्र को, संस्था और व्यक्तियों के चरित्र को स्पॉइल कर लेंगे, पर उनको ये मालूम नहीं था कि उनके सर्टिफिकेट से किसी संस्था का और व्यक्तियों का चरित्र तय नहीं होता, वो उनके अपने आचरण से और भगवान से होता है। इंद्र जी, लेकिन ये जो दाग रहा है आतंकवाद का, लोग भी इसको झेल रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट इसके लिए जिम्मेदार, अब सरकार आपकी है, नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं, क्या आप मानते हैं कि इस पर कुछ होने जैसी संभावना? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों की टेक केयर करेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो फेवर करें, हम ये कहेंगे जिन पर अत्याचार और अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। हम ये भी कहेंगे जिन्होंने अन्याय और अत्याचार करने की कोशिश की है उनको आदत है माफी मांगने की, अगर वो माफी मांगने के लिए तैयार होंगे तो हमें इतराज नहीं है। परंतु देश को मैसेज ये जाना चाहिए, दिस टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसीज आर बैड फॉर द सेकुलरिज्म, फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द ह्यूमैनिटी एंड फॉर द जस्टिस। ये वो होना चाहिए। और इसलिए और इन लोगों की अनेकों जमानतों में छूटे हैं, हिंदुओं में से भी छूटे हैं, परंतु वो सरकार के फेवर करने पर से नहीं छूटे, वो सत्य से छूटे। और जबकि और वो जो थे मुसलमानों को तो एनआईए और होम मिनिस्ट्री उस समय की चिदम्बरम और बाद में शिंदे ने कहा हम उनके खिलाफ कोई केस लड़ेंगे ही नहीं, इसलिए वो बेल आउट किए जा सकते हैं। मुसलमान छूटे तो निर्दोष के नाम पर कम छूटे, सरकार ने पॉलिटिकल बिहेवियर से छुड़वाए। और इसलिए मैं ही था जिसने सबसे पहले 4 साल पहले कहा था, जब कोई एक कसूरवार नहीं, आपने 6-6 कसूरवार है जिसमें सरकार भी है, तो इसलिए आप ऐसी निष्पक्ष जांच कराओ कि सरकार के लोग भी जो जांच करने वाले हैं वो भी कटघरे में खड़े किए जाए। परंतु तो भी हमें पूरा विश्वास है जो कमिंग गवर्नमेंट है, जो उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ उनको न्याय दिलवाएगी। 1970 को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को इस बारे में? मैं जम्मू कश्मीर में 17-18 साल रहा हूं, सन 83 से 2000 तक। इसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। धारा 370, अगर ये माना जाता है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को जोड़ने वाली धारा है, तो प्रश्न खड़ा होता है पंडित नेहरू और कांग्रेस ने इसको टेम्परेरी क्यों रखा, परमानेंट क्यों नहीं किया? और उनकी बीच में भी सरकारें आती रही तो भी ये टेम्परेरी चलता रहा। दूसरा, शेख अब्दुल्ला उस समय के मुस्लिम अवाम ने इस धारा को 370 के रूप में, टेम्परेरी के रूप में स्वीकार क्यों किया? अगर ये ब्रिज था तो ब्रिज टेम्परेरी होगा तो दुर्घटना ही करेगा सर, वो तो मजबूत होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। तो पहली बात, जो ये लॉजिक देते हैं कि ये ब्रिज है वो गलत है, ये ब्रिज नहीं है,
ये उस समय के अलगाववादियों के मुंह को चुप करने के लिए एक टेम्परेरी कोई चीज पकड़ा दी गई, और जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू ने और कांग्रेस ने ये कहा समय के साथ साथ घिसते घिसते ये घिस जाएगी और इसको खत्म कर देंगे। अगर कांग्रेस और पंडित नेहरू की सन 50 से 55 में ये सोच थी, तो फिर आज कोई, इसका मतलब कि फिर वो पंडित नेहरू की सोच को भी गलत कह रहे हैं, यानी कांग्रेस को भी गलत कह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने सोचना चाहिए उस समय वो ठीक थे कि गलत थे, और शेख अब्दुल्ला और कश्मीर के अवाब ने भी सोचना चाहिए वो ठीक थे कि गलत थे। अब इससे आगे के कुछ प्रश्न हैं जिन पर डिबेट बहुत जरूरी है। आज पूरे हिंदुस्तान की एक भारतीय नागरिकता है, केवल एक जम्मू कश्मीर है जिसको स्पेशल स्टेटस के अंदर एक अलग नागरिकता। क्या अलग नागरिकता अलगाव का प्रतीक है या अखंडता का प्रतीक है? अगर अखंडता का प्रतीक है तो क्या जम्मू कश्मीर वाले जम्मू और लद्दाख को भी अलग नागरिकता देकर जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन को मोर डेवलप करेंगे? क्या देश के अंदर हर प्रदेश को अलग नागरिकता मिलनी चाहिए? वो देश का डिसइंटीग्रेशन होगा कि इंटीग्रेशन होगा? जब पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की एक नागरिकता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग नागरिकता होने के कारण क्या संकट खड़ा है? इसलिए भारत का नागरिक जो जम्मू कश्मीर में बसा है वो लोकसभा में वोट दे सकता है, पर पंचायत से विधानसभा में वोट नहीं दे सकता। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागरिकता और डेमोक्रेसी का इतना बड़ा मजाक और इतना बड़ा भेदभाव है। तीसरी बात, वहां एक अलग झंडा है। पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के लिए तिरंगा एक आस्था है। वही एक स्टेट है जिसका अलग झंडा है। अगर अलग झंडा करना ये देश की एकता और अखंडता के लिए हितकर है, तो क्या जम्मू और लद्दाख को भी अलग झंडा देकर वो स्टेट इंटीग्रेशन को बढ़ाएंगे? क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? वो कहते हैं कि बाकी राज्यों का झंडा होगा तो डिसइंटीग्रेशन होगी, तो फिर उसका अलग झंडा ये सिंबल ऑफ डिसइंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन है? इस पर चर्चा की जरूरत है। फिर वहां मताधिकार है और संपत्ति अधिकार है। जो जम्मू पाकिस्तान से उजड़कर लाखों में रिफ्यूजी समय समय पर आए, वो भारत के नागरिक बन गए पर प्रदेश के नागरिक नहीं बने हैं, और नागरिक नहीं बने तो उनको संपत्ति का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार नहीं है, मत का अधिकार नहीं। तो इस पर बहस क्यों नहीं होती है कि इस धारा के कारण मनुष्य के साथ इतना बड़ा भेदभाव वहां हो रहा है, और लाखों लोग वहां रहे हैं तो भी वो पराये और सौतेले बनकर रह रहे हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला को और शेख अब्दुल्ला को और 370 पर लेने को, उनको यह एक बड़ा पाप, अपराध और संकट झंझट में नहीं आता है? एक संविधान है वहां का अलग, किसी भी देश का प्रदेश का कोई अलग संविधान नहीं है, भारतीय संविधान से जाते हैं, वहां का संविधान है। तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन है? सारे देश की असेंबलीज और पार्लियामेंट 5 साल की, वहां 6 साल की है, क्यों है? इसका अर्थ है, और अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए था, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए था, हिंसा मुक्त होना चाहिए था, बल्कि वो मोर एंड मोर इस तरफ गया। और हमारे मित्र हैं वहां GM राजपुरी, जो पहली असेंबली के स्पीकर थे, वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर को सीधा मैसेज देना चाहिए, लव भारत, लव भारतीय, लव भारतीयता। अगर आप ये नहीं कर सकते, फिर आपको दुनिया में जहां रहना अच्छा लगता है वह जाइए, परंतु ये कहना कि अगर ये चर्चा होगी तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की संपत्ति है। ये उनके बाप दादा और नेताओं की और पार्टी की संपत्ति नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 2012-13 में एक अभियान चलाया था, अलग झंडा, अलग नागरिकता, अलग संविधान, अलग संपत्ति का अधिकार, अलग मताधिकार और धारा 370। यह हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लिए हितकर है कि अहितकर है? और ये अहितकर है, इसके लिए थोड़े से समय में 8,05,498 हस्ताक्षर केवल मुसलमानों ने किए, जिसमें जम्मू और कश्मीर के भी 46,000 हस्ताक्षर थे, तो और वो प्रेसिडेंट को दिए गए। हम इस पक्ष के हैं कि कहते हैं कि कुछ भी करो तो समय समय पर उसका हिसाब करो, नुकसान क्या है, लाभ क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। आज 65 साल हो गए संविधान को बने, 1949 में बना, 65-66 साल हो गए। तो आजाद देश के अंदर आवाज उठती है कि भाई इस धारा से क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा तो करो।
इसकी समीक्षा करने के अंदर हल्ला क्यों? बल्कि उन्होंने कहना चाहिए क्यों नहीं करेंगे? आखिरकार जम्मू कश्मीर में भी हर योजना का समीक्षा होती है कि नहीं? हर निर्णयों की समीक्षाएं होती हैं कि नहीं? ये एक जो टेम्परेरी निर्णय चला आ रहा है, जिसको कांग्रेस ने भी टेम्परेरी माना और आज तक टेम्परेरी रखा, अगर ये बहुत हितकर होता तो परमानेंट में नहीं बदला, तो वो क्यों समीक्षा करने लगा? इसलिए आज इस पर समीक्षा की जरूरत है, समीक्षा में से निर्णय हो जाएगा। जैसा कि इंद्र जी मानते हैं कि 370 की समीक्षा होनी चाहिए और इस समीक्षा को लेकर जो फैसला आएगा उसको माना भी जाना चाहिए। अब लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इनसे और आगे के मुद्दों पर बात करेंगे। वहां एक अलग झंडा है, क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन? अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए।